नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार जेवरिया है। मैंने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में 549वीं रैंक स्कोर की है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करूं तो मैंने भूगोल विषय से परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है राजस्थान विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं राजस्थान सरकार के वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत रहा। पिछली सिविल सेवा परीक्षा में मुझे भारतीय रक्षा लेखा सेवा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस अलॉटमेंट हो चुका है। अभी मैं फरीदाबाद में अंडर ट्रेनिंग हूँ। इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो उसकी सफलता को लेकर मैं पहले से आशान्वित था और मुझे बहुत खुशी हुई कि ईश्वर की कृपा से मुझे 549वीं रैंक स्कोर हुई। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि मेरी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की मेरी स्ट्रेटेजी कैसी रही और उस यूपीएससी की जो मेरी यात्रा रही उसमें मैं किन किन पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को इस देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, जिसमें आईआईएम, आईआईटी और ह्यूमैनिटीज़ से जो भी देश की सबसे प्रतिभाशाली छात्र हैं वो सभी एग्ज़ाम देते हैं। मेरा जो सफलता का सबसे बड़ा पॉइंट रहा वो ये रहा कि मैंने नौकरी करते हुए सफलता अर्जित की। तो उसी लिहाज से मेरे जो सक्सेस टिप्स हैं वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जैसे मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी की तो सबसे पहले मैंने मेरी बेसिक्स बुक्स पे उठाया कि सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी स्टडी करनी है। तो जितना भी हो सके आप जितनी एनसीईआरटी हैं कम से कम 9-10 तो आपकी सारे सब्जेक्ट्स की हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, और बाकी 11वीं-12वीं की जो भी बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास हुआ, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, आप उनकी अच्छे से तैयारी करें और उनका अपना एक सिनॉप्सिस टाइप बना के रखें ताकि वो आपको रिवीजन के समय काम आए। जब आप एनसीईआरटी आप कर लें तो उसके बाद कोई अच्छी कोचिंग्स के आप नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में हिंदी माध्यम के लिए मैं कहूँगा कि विजन आईएएस का जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने भी उसके मटेरियल को फॉलो किया और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी उनकी ज्वाइन की। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद मुझे उससे मेरी तैयारियों को आंकने का मौका मिला, क्योंकि मैं 2015 से साक्षात्कार में अपीयर हो रहा था, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट की वो 2017 से ही स्टार्ट की। उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहा था। तो उससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता गया और मैंने बहुत ही कंफर्टेबली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से पहले मैं आशान्वित था कि मैं आराम से मेंस के लिए क्वालिफाई कर लूँगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा एक एलिमिनेटिंग राउंड होता है और उसमें बहुत सारे लोगों की प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं हो पाती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप कम से कम सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 साल पहले तैयारी आप शुरुआत करेंगे तो उसके लिए कम से कम आपको अपने बेसिक बुक्स और अपना वैकल्पिक विषय की तैयारी के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कम से कम अलग से 4 महीने रखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आत्मविश्वास के साथ प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएँ। जो दूसरा चरण आता है मुख्य परीक्षा, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र विषय का चयन किया। और चूँकि हिंदी माध्यम का होने के कारण सभी लोग मानते हैं कि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी माध्यम को कुछ कम अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा कोई बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि अगर आपको अपन यूपीएससी की परीक्षा में पास होना है तो जो यूपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा की जो मानक है उसके लिहाज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लिश मीडियम के छात्र जो अपनी तैयारी करते हैं, अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की है तो आपको इस परीक्षा में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने सामान्य अध्ययन के लिए वापस मैंने मेरे में एनसीईआरटी की बेसिक्स उठाई। उनको मैंने मेंस के अकॉर्डिंग जो भी पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र आए हुए थे उनको मैंने थ्रू आउट स्टडी किया कि किस किस एरिया से किस किस पॉइंट पे आप कहाँ पे वीक हों और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को याद किया कि सिलेबस में कीवर्ड्स क्या है। तो सबसे पहले आपको उठाना पड़ेगा अपना सिलेबस में आपको अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स उठाइए। और फिर अपने जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी। उसके अलावा मैंने शेखर बंदोपाध्याय, उसके अलावा मैंने जो राज व्यवस्था थी उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी और 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र था उसके लिए मैंने मृणाल यूट्यूब पे एक चैनल है, मैंने उनके वीडियो देखे और उनकी जो मार्केट में सिनॉप्सिस मिलती थी मुझे काफ़ी दिक्कत भी होती थी, क्योंकि वो जो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था वो इंग्लिश में था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं उससे कुछ मदद ले सकूँ, क्योंकि जो पहले से सक्सेसफुल छात्र रह चुके थे उन्होंने काफ़ी उसको सजेस्ट किया था कि आप मृणाल की वीडियो देखें। अर्थशास्त्र के अलावा जो सामान्य अध्ययन में नीति शास्त्र विषय था उसके लिए मैंने जो भी एडिटोरियल्स
संपादकीय आते थे न्यूज़पेपर्स में, जैसे मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को फॉलो किया हिंदी के न्यूज़पेपर के तौर पे। उसके अलावा दूसरा मैंने नवभारत टाइम्स को, तो 2 न्यूज़पेपर मैंने हिंदी को फॉलो किया। तीसरा मैंने ये था कि मुझे कुछ वीडियो मटेरियल मिल जाए स्पेशली, तो जैसे मैंने राज्यसभा टीवी आप तो हिंदी मीडियम के लिए वरदान के समान मानूंगा, क्योंकि उसमें आपको अपना करंट अफेयर्स की तैयारी, उसके अलावा जो भी कुछ ज्वलंत विषय होता है उस पर समूह चर्चाएं विषय विशेषज्ञों से आपको अच्छी तैयारी हो जाती है। फिर उसके अलावा जैसे उसका देश देशांतर कार्यक्रम है और विशेष है, उनसे मैंने विशेष तौर पे सहायता मिली और उसके अनुसार ही मैंने मेरी तैयारी को, मेंस की तैयारी को अंतिम रूप दिया। उसके साथ ही मैं नहीं कहूँगा कि मैंने जो विजन आईएएस की जो जनरल स्टडीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने अच्छे से फॉलो की। जो विजन आईएएस के अनूप सर थे उन्होंने मुझे पर्सनली काफ़ी गाइड भी किया था, और उस दौर के लिए जो जयपुर सेंटर था उस पर मैं हर वीक 2 टेस्ट लेके आता था वीकेंड पे, क्योंकि मेरे पास नौकरी के साथ टाइम भी नहीं होता था, तो इसलिए हर वीकेंड पे मैं 2 टेस्ट लेता था। इसके अलावा साथ ही जो मेरे जो पुराने जो मित्र जो सेलेक्ट हुए, जैसे अभी अनीता यादव सेलेक्ट हुई थी 2016 में से 350 रैंक पे, तो उससे मैं बातचीत करता रहा। इसके अलावा जो हिंदी माध्यम से जो टॉपर्स थे, जैसे राजस्थान कैडर में निशान जैन आईएएस हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 13th थी, तो उनकी स्ट्रेटजी मैं देखता था कि उन्होंने कैसे हिंदी माध्यम से इतनी उच्च सफलता अर्जित की, और 13th रैंक लाना हिंदी मीडियम के साथ बहुत बड़ी बात होती है, तो उनके जो भी सक्सेस टिप्स है वो देखता था। एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेंस के लिए जो सबसे जो कमी रहती है हिंदी माध्यम के छात्रों की, वो रहती है कि उनको शिकायत करते हैं कि हमें इवैल्यूएशन नहीं मिली, चेकिंग नहीं हुई हमारी कॉपीज़ की। तो मैं कहूँगा आप विजन आईएएस जाइए, या फिर कोई और किसी कोचिंग को आप कंफर्टेबल मानते हैं, तो जो भी टीचर आपको समय पे अपना फीडबैक दे पाए, आपकी गलतियां निकाल पाए, छोटी से छोटी गलतियां, तो उस कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने विजन आईएएस ज्वाइन किया, तो मैं कहूँगा कि विजन आईएएस का इस संबंध में प्रयास बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विजन आईएएस से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी उसी की टेस्ट सीरीज को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो दर्शन शास्त्र विषय था, वैकल्पिक विषय, उसके लिए मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की, और उसमें मैंने जो भी अच्छी बुक्स थी जो मेरे टीचर ने सजेस्ट की, जैसे अनूप सर, और फिलोसफी की जो निश्चय आईएएस की यशवंत सर हैं, उन्होंने बुक्स बताई। जो पहले से मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हो चुके थे फिलोसफी से, अनीता यादव, राजेंद्र पेंचिया जी जो यूपी कैडर में आईएएस हैं, उनके साथ ही घनश्याम मीना, तो उन्होंने मुझे फ़िलोसफी के लिए रिगार्ड किया, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मेरी फ़िलोसफी की तैयारी की। इस संबंध में राजेश कक्कड़ जी जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे जॉब में साथ थे, उनके साथ मैं फ़ोन पे वार्तालाप करता रहता था रात को, कि आज मैंने ये लिखा, इस पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मुझे गाइड करते थे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सुधरा, और उस वजह से मैंने कम समय में, सीमित समय में जॉब के साथ तैयारी करते हुए मेंस परीक्षा को मैंने अच्छे से दिया। उससे मैं आसान भी था कि मुझे इंटरव्यू कॉल भी आएगा। कुछ कमियां ज़रूर रही थी मुझे, जैसे जो हिंदी माध्यम के साथ है कि सबसे बड़ी कि पेपर पूरा नहीं होता है, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम में लिखोगे तो आप कम से कम, आपको लगता है कि कहीं 1 या 2 क्वेश्चन छूट नहीं जाए, तो उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको अभ्यास करना चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया एक वेबसाइट है, उस पर इंग्लिश मीडियम के वो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, और उनका जो प्लान है वो ऐसा है कि अगर आप डेली आप उस क्वेश्चंस पे नज़र डाल लो, तो अगर आपको उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो लगता है उसके आप अपना उत्तर की सिनॉप्सिस आप तैयार करके लिख लें, जो, और वो भी टाइम को ध्यान में रखते हुए कि मुझे 4 मिनट में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है या 6 मिनट में मुझे बड़ा क्वेश्चन लिखना है। तो उस हिसाब से अगर आपने अपने सिनॉप्सिस तैयार कर ली, तो आपको जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा में जो निबंध का प्रश्न पत्र होता है वो 250 अंकों का है, पूरे में जो 200 अंकों का, तो 250 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आपका भाषा माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी। अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो भी अगर आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी है, आपकी भाषा की शैली अच्छी है, और आप उसमें अपनी कहावतों या कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके पर्सनैलिटीज़ के आप कोट्स अगर आप लिखते हैं और आप उसकी फ्रेमिंग अच्छे से करते हैं निबंध की, तो आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना हो जाती है। जैसे 2016 में मैंने दिया था, मैं भाग्यशाली नहीं आके मैं पास हो, लेकिन मुझे 161 मार्क्स आए थे निबंध में। 2017 का मुझे याद नहीं है, लेकिन अब की बार मुझे वापस 141 नंबर आए निबंध में। तो इस संबंध में कहना चाहूँगी कि भाषा इस निबंध के प्रश्न पत्र में बिल्कुल भी बाधा नहीं है। जैसे आप हिंदी में लिखेंगे उतना ही आप, जितना अच्छा आप हिंदी में लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे अंक आएंगे। इसके लिए मैं कहूँगा कि निबंध के टॉपिक्स आप ऐसे चूज़ कि जैसे वर्तमान में कोई मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है, जैसे नारी समस्या है, तो नारी से संबंधित आप
बिल्कुल उसके पॉइंट्स बना के रख लीजिए कि भाई आज की नारी और पुरानी नारी की स्थिति में कितना अंतर है। उसके संबंध में वर्तमान के जो प्रसिद्ध जो फीमेल्स लीडर्स नारी हैं उनके आप एग्जाम्पल उसमें कोट कीजिए, उनके सक्सेस स्टोरीज़ लिखिए, तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी भूमिका सबसे अच्छी होनी चाहिए निबंध की। भूमिका के संबंध में आप शुरुआत कर सकते हैं, आप पॉजिटिव सकारात्मक रूप से उठा सकते हैं उसको कि भाई आज की नारी ने विश्व में अपनी जो भूमिका बनी है उसके आयामों को तोड़ते हुए वो घर से बाहर निकल रही है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि अर्जित कर रही है। या फिर आपको नकारात्मक रूप से उसको स्वीकार कर शुरुआत कर सकते हैं कि पूर्व में ऐसा था और आज भी नारी की स्थिति ऐसी है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जो इस अपनी जो इमेज है उससे बाहर निकल के कुछ अच्छा काम करें। तो जब तक आपकी भूमिका अच्छी नहीं होगी निबंध में, तो आप उस फ्लो को मेंटेन करते हुए आप उसका कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे और आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको, क्योंकि निबंध के पेपर में यूपीएससी का जो सिविल सेवा का परीक्षा आता है उसमें आपको 2 भागों में बटा होता है। उसमें आपको एक निबंध का चयन करते हुए आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, कम से कम 1000 से लेके 1250 शब्दों में। तो सबसे पहले आप अपना अच्छा टॉपिक चयन कीजिए जिसके संबंध में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि आपकी अच्छी तैयारी है, उसके संबंध में आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स है। जितने ज़्यादा आप उसमें अपने उदाहरण डालेंगे, जितने ज़्यादा आप कहावतें या कविताएं डालेंगे, उतने ही अच्छे आपको अंक आने की संभावना रहेगी। साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें निबंध के, तो कम से कम एटलीस्ट ये है कि आप कम से कम 10 निबंध लिख लें या फिर उनके अलग अलग सब्जेक्ट से आप उनकी सिनॉप्सिस तैयार करके रखें। तो संभावना ये बनती है कि उससे मिलता जुलता हुआ कुछ आ जाएगा। जैसे आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि जैसे भारत की आर्थिक समृद्धि पे, या फिर जैसे अभी भारत में रोजगार की समस्या चल रही है, तो ये बड़ी संभावना बन जाती है उसके संबंध में कि हमारे पास उसके संबंध में अच्छे आंकड़े तैयार हों, उसके संबंध में हमारी निबंध की सिनॉप्सिस तैयार हो, क्योंकि उस पर निबंध आने की संभावना बन जाती है। और जैसे ही वो निबंध आएगा तो हम उसको तुरंत सेलेक्ट करके उस पर अच्छे से लिख पाएंगे और उस पर अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी। दूसरा मैं चीज़ कहूँगी, अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, तो 4-5 लोगों का, दोस्तों का अच्छा ग्रुप बनाइए जो अच्छे हों और जो आपकी अपनी कमियां बता सकें। यही नहीं कि बिल्कुल आपकी कमियों को वो दरकिनार करते रहें। तो आपकी कमियां बता के वो कहें कि इसमें आपकी पहले हिस्से में कमी है निबंध के या दूसरे हिस्से में, क्योंकि आप जब भी निबंध लिखेंगे तो आपको अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके अलग अलग आपको अंक, मेरा मानना है कि उसके अलग अलग अंक निश्चित होते हैं। और एक भी पार्ट में आपने मिस किया या फिर भाषा बंधी हुई नहीं लगी, भाषा प्रवाह अच्छा नहीं है, भाषा शैली अच्छी नहीं है और आपने अच्छे से उसको कंक्लूड नहीं किया, तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको दोस्तों का सहयोग अच्छा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर पाएँ, या जैसे मैं नौकरी करता था, मैंने निबंध के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, तो मैं मेरी खुद की सिनॉप्सिस बना के रखता था। फिर मैं मेरे दोस्तों से सलाह लेता था कि इसमें मुझे क्या कमी लगी। जैसे राजेश कक्कड़ जी, उनको तो मैं कंटिन्यूस बिल्कुल मैं मेरे निबंध दिखाता रहता था कि भाई आप मेरा चेक कीजिए और आप मुझे बताइए। तो उनकी सलाह मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद रही और उसकी वजह से मैं बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में निबंध के बिल्कुल मैंने तुरंत ही मैंने टॉपिक चयन करके और मैंने तुरंत समय से 10 मिनट पहले ही मैंने उसको कंक्लूड करके बिल्कुल रख दिया, कंप्लीट कर लिया था मैंने निबंध का पेपर। और इससे मुझे लगा था कि मैंने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है और मुझे ये था कि मुझे गुड मार्क्स, अच्छे अंक आने की मुझे संभावना है। जो दर्शन शास्त्र के अलावा जो इथिक्स का जो पेपर है, इथिक्स के पेपर में ऐसे माना जाता है कि कुछ समय से उसमें स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि आपको उस इथिक्स के आपको 2 पार्ट होते हैं इथिक्स के पेपर के। पहला जो पार्ट है वो कुछ कोर्ट्स वगैरह से और जो बेसिक्स जो सिलेबस है उससे रिलेटेड होता है, जैसे नीति शास्त्र क्या है, मूल्य क्या है और कुछ जो भी विशेष उनकी जो शब्दावली होती है, सत्यनिष्ठा के बारे में आप बताइए, उत्तरदायित्व क्या है। तो आपको वर्तमान एग्जाम, उसमें आपको सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको वर्तमान एग्जाम्पल, जैसे अच्छी व्यक्तित्व हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, या आप वर्तमान में कोई शख्सियत के साथ ही पूर्व में जैसे अब्राहम लिंकन जी, उनकी शख्सियत से आप उदाहरण उठा के आप हर उदाहरण के तौर पे आप उनको कोट कर सकते हैं और उसका बेसिक्स के साथ ही आपको उदाहरण अगर आप उसमें लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक आने की संभावना होगी। जो इथिक्स का दूसरा पार्ट है केस स्टडी अप्रोच, केस स्टडी अप्रोच में जनरली जो सिविल सेवा परीक्षा का ध्यान रहता है, जो मुख्यतः कोई जन समस्या है, जैसे RTI से रिलेटेड एक समस्या आती है उसमें कि RTI से रिलेटेड कोई आपको केस स्टडी दे दी कि आपको सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके संबंध में तैयार करें। या फिर कोई रिमेटिव, कोई दूर दराज के गाँव में जैसे उद्योग के होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तो ऐसी समस्याओं के लिए आप डेली करंट अफेयर्स वॉच करने के साथ ही कुछ सक्सेस स्टडी आप उठा सकते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कुछ आई हैं, तो उसके संबंध में आप उस केस स्टडीज में उल्लेख करिए कि
कानून का ये कहना है लेकिन वहाँ पे ये हो रहा था तो ये कानून का उल्लंघन है, और दूसरा नैतिक रूप से ये उचित है, और इसके जवाब में जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनका क्या पक्ष था, और जो जिनके राइट्स पर जो जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की समस्या आप पर्यावरण प्रदूषण में लिखेंगे तो आपको सबसे पहले लिखेंगे कि आप उद्योग मालिक का क्या पक्ष है, दूसरा आप लिखेंगे जो प्रभावित व्यक्ति हैं वहाँ के, जो जैसे वहाँ के पर्यावरण के जीव हो गए, जंतु हो गए, तीसरा जो प्रभावित लोग हैं, जैसे अगर पानी की पीने की समस्या पे उस पर विषाक्त प्रभाव पड़ रहा है उद्योगों की वजह से, तो आप उनका पक्ष लिखते हुए नैतिक रूप से उचित अनुचित का मूल्यांकन करते हुए अंतिम रूप से आप कंक्लूजन देंगे तो आपको उस केस स्टडीज में अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा केस स्टडीज के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप अपनी जो विश्लेषण क्षमता है वो बढ़ाए। वो कैसे बढ़ेगी? आपको निरंतर अभ्यास से। तो निरंतर अभ्यास से आपको ये होगा कि आप अगर आप घर पे आप तैयारी करते हैं तो आप किसी ऑनलाइन कोचिंग का आप सहायता ले सकते हैं, जैसे विजन IAS के मटेरियल्स और जो वीडियोज़ हैं, जैसे कैसे आप एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को अप्रोच करें, तो वो वीडियो मैंने देखा था। उसमें काफ़ी रेनाउंड स्पीकर उनके आते हैं, तो आप उसको लेके। दूसरा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की जो बुक है वो क्रॉनिकल की एक लेक्सिकन बुक है, वो भी अच्छा, उससे आप अपना बेसिक्स तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी इस संबंध में, आप टेस्ट सीरीज में ये है कि आप, क्योंकि एथिक्स को पेपर थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि आपको सोचने में, फिर उसका आंसर फ्रेमिंग करने में केस स्टडीज़ का, तो आपको समय लग जाता है। और केस स्टडीज आती भी कम से कम एक केस स्टडी 20 नंबर की आती है, बाकी वो 25-25 अंक की आती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं हुई तो उसमें आपको 100 अंक भी आना मुश्किल हो जाएंगे। कई लोग अभ्यर्थियों के तो सिर्फ 80 या 85 अंक ही रह जाते हैं। अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है उसको 125 अंक तक आप ले जा सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं जिनके कम से कम 120 अंक से अधिक आए, उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन कोचिंग के रूप में विजन IAS की वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि उनमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी अप्रोच अच्छे से देखी हुई है। तीसरा मैं कहूँगा कि इसमें मैंने पिछले साल जो दिल्ली नॉलेज ट्रैक थी उस पर जो सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू थे उससे भी मुझे काफ़ी सफलता मिली कि मैं मेरे जो प्रिपरेशन की जो जर्नी थी उसको मैं अंतिम रूप दे सकूँ। और उनकी जो सक्सेस टिप्स थी, कई बार तो मैं ऐसा करता था जैसे मैं उनका वीडियो देख रहा होता था तो उनकी सक्सेस टिप्स मैं तुरंत लिख के लेता था कि उन्होंने मतलब क्या मेंशन किया। जैसे एथिक्स में आपको कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप किसी की जवाबदेहिता का उल्लंघन हुआ तो आप उसमें लिखिए कि यहाँ पे अधिकारी या फिर जो प्रभावित लोग हैं, जो संबंधित पक्ष है, उनकी तरफ से उनकी इस अधिकार का हनन हुआ है, इसके संबंध में उनको ये किया जाना उचित था, लेकिन उन्होंने जैसे सुनवाई के लिए अप्रोच किया किसी को, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से अब शासन में पारदर्शिता जैसे शब्द हैं, उत्तरदायित्व शब्द हैं, जैसे अधिकारी की कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसमें आप लिखिए कि उसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे गुण अधिकारी में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, जो कि लोक सेवकों का एक मूल गुण है। तो ऐसे आप कीवर्ड्स आप मेंशन करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स स्कोर करने के चांस बनेंगे और तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। एथिक्स में कम से कम आपको एवरेज मार्क्स 100 नंबर मानते हैं कि भाई 250 में से 100 अंक कम से कम आपको आने चाहिए, और 100 अंक से आगे लाने के लिए आपको गहन तैयारी के साथ जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए, जैसे क्रॉनिकल की लेक्सिकन, विजन IAS की जो केस स्टडी अप्रोच थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। जो वो अपने मॉडल आंसर में जो केस स्टडी अप्रोच देते थे, मैं उनको मार्क करते हुए कुछ मेरी तरफ से ऐड करता था। जैसे किसी समस्या को लेके अखबार में संपादकीय आया है तो उसमें कई बार दिए होते थे कि आपको 4-5 बिंदुओं पे ये कदम उठाए जाने, तो उनको मैं लिख लेता था और उनको मैं एग्ज़ाम में लिखने में मुझे आसानी होती थी, और कुछ पॉइंट्स को मैं मेरी तरफ से ऐड करके एग्ज़ाम में लिखने से मुझे अच्छे अंक एथिक्स में आए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साक्षात्कार के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा चौथा साक्षात्कार था। उससे पहले मुझे अच्छे अंक नहीं आए थे, क्योंकि 2015 के साक्षात्कार मुझे 107 अंक आए, उसके बाद मुझे 138, उसके बाद पिछले साक्षात्कार में मुझे 154 अंक आए। तो इससे मैं सिविल सेवा परीक्षा में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के रूप में मैं सिलेक्टेड था। तो साक्षात्कार की तैयारी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा चौथा साक्षात्कार था, इस संबंध में जो बिल्कुल मैंने पहले मैंने ज़रूर मॉक इंटरव्यू दिए थे, लेकिन इस बार चूँकि मैं पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस की, तो मुझे समय अभाव भी था, तो मैं इस वजह से मॉक इंटरव्यू वगैरह कर नहीं पाया। लेकिन जो मेरे साथ की सर्विस के मेरे बैचमेट थे, जैसे निहारिका सिंह, अभिषेक सर्राफ, वो भी फाइनली रूप से सिलेक्ट हुए हैं 238 और 248 रैंक पे। तो उनके साथ मेरा लगातार वार्तालाप होता रहता था। उसके अलावा जो पूर्व में जो मेरी तैयारी थी, जैसे उसमें एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपकी पूरी जानकारी होती है। तो सबसे पहले आप साक्षात्कार के लिए मैं कहना चाहूँ जो आपका
क्योंकि साक्षात्कार जो सदस्य होते हैं और जो चेयरमैन, उनका रवैया ये होता है कि वो आपको सबसे पहले कंफर्टेबल फील करने के लिए वो जनरली आपके डैफ से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो डैफ में आपका जो नाम है, आप कहाँ से आते हैं। जैसे मैं खेतड़ी झुंझुनू से आता था, तो मैंने तो खेतड़ी झुंझुनू के संबंध में मैंने पूरी तैयारी की। मैंने मेरे गृह राज्य राजस्थान के संबंध में पूरी तैयारी की। मैं जब जॉब कर रहा था कॉमर्शियल टैक्सेस के डिपार्टमेंट में, जो स्टेट जीएसटी भी कन्वर्ट, तो मैंने जीएसटी के बारे में पूरा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति से वो अलग अपेक्षा रखते हैं, लेकिन चूंकि मैं वर्किंग कर रहा था जीएसटी में, तो उसके संबंध में मैंने पूरी जानकारी कलेक्ट की। और उसके संबंध में जो भी कन्फ्यूजन थे वो तैयार करने के लिए मैं मेरे सीनियर ऑफिशियल से मिला और उनके संबंध में मैंने अच्छे से तैयारी की। जीएसटी की जैसे ड्राफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या क्लोज हैं, तो आपको ये पूरी तैयारी रखनी चाहिए जो भी आपका बैकग्राउंड है। क्योंकि अगर आपने अपने बैकग्राउंड को सिक्योर नहीं किया और वहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो, मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू बोर्ड उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं मानता और उससे आपकी जो अच्छे अंक हासिल करने की वो क्षमता घट जाती है। तो इसके लिए आपको अपने डैफ के साथ आपको अपने वैकल्पिक विषय, क्योंकि जनरली ये होता है कि वहाँ पे 1 या 2 मेंबर आपसे वैकल्पिक विषय के बारे में भी सवाल पूछते हैं, तो आपको वैकल्पिक विषय अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे वैकल्पिक विषय के संबंध में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा आप ये कर सकते हैं, कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जाएँ, जैसे बाजीराव एंड रवि, चाणक्य, और इसके अलावा ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में आप विजन आईएएस पे साक्षात्कार के संबंध में वीडियो देख सकते हैं। जैसे दिल्ली नॉलेज ट्रैक, जैसे लास्ट ईयर मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे भी कुछ टिप्स देखे थे, तो उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि डैफ आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि जो अगर आप वर्किंग है तो वर्किंग के संबंध में। तीसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें साक्षात्कार के समय, क्योंकि ये ज़रूर होता है क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है तो अब थोड़ी सी नर्वसनेस आप में आ जाती है। तो बिल्कुल आप अपने पूरे आत्मविश्वास को बनाते हुए साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करें और उनका अच्छे से अभिवादन करें और बिल्कुल सही आरामदायक मुद्रा में वहाँ पे बैठें। और जो भी आपको संबंधित सवाल आते हैं उनके संबंध में आप तैयारी करें। इसके लिए आपके जनरली उनका जो फोकस रहता है वो ये भी रहता है करंट अफेयर्स के संबंध में अभ्यर्थी की ज्ञान कैसा है, उसकी रुचि कितनी, और जो उसकी इंटेंशन होती है आंसर, तो वो ये चेक करने के लिए बैठे होते हैं। नॉलेज पार्ट, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आ भी रहा है उसके लिए आप मना कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और जो आपको एटीट्यूड चेक करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आप उसका संबंध में अच्छे से आंसर दें, क्योंकि वो आपके अंकों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू बोर्ड में कि प्लास्टिक को आप दूर हटाने के लिए आप कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि प्लास्टिक के संबंध में जो मुझे अगर पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो आप इस संबंध में ये कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसमें जो आपके हितधारक हैं वो क्या कौन कौन होंगे, आप उसमें टाइम लिमिट क्या होंगे, तो आप अलग अलग हिस्सों में बाइफरकेट करके बताएं। तो आप एक ब्यूरोक्रेट के जो एंगल से उनको जवाब देंगे तब उनको लगेगा कि हाँ भाई इस अभ्यर्थी में सोचने समझने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, और उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, तो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी कोई एक दिन में या आपको कोई कोचिंग संस्था 20 या 30 दिन में नहीं तैयार, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे आप अपने डेली रूटीन में आप इनको ढालेंगे, जैसे वैसे वैसे ये डेवलप होती जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ वो देखते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, दूसरी चीज़ आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका ये चीज़ अच्छा है उसके साथ आपकी जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी ऑनलाइन के रूप में मैं कहूँगा राज्यसभा टीवी को साक्षात्कार के लिए आप निरंतर बिल्कुल उसको फॉलो करते रहिए। क्योंकि राज्यसभा टीवी पे जो अलग अलग डिबेट्स आती हैं, ज्वलंत विषय पे कई अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आता है और करंट अफेयर्स पे आप उनकी न्यूज़ आप देखेंगे तो उसकी तैयारी हो जाएगी इंटरव्यू की। तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल साक्षात्कार के लिए सबल अभ्यर्थियों की पहले से स्ट्रेटेजी, और दूसरा राज्यसभा टीवी, और उसके अलावा अपने डैफ को आप तैयार करके जाएं कॉन्फिडेंस के साथ। उस साथ ही मैं हॉबी के बारे में भूल गया था, उसमें आपकी जो डैफ में एक हॉबी का पॉइंट होता है, तो हॉबी आप उसमें ऐसी भरिए जो सच में आपकी हॉबी हो। क्योंकि कई बार हम किसी से पूछ के सिर्फ इसलिए हॉबी भर देते हैं कि हॉबी का उसमें एक कॉलम बना हुआ है। अगर आपने हॉबी के कॉलम को अच्छे से नहीं भरा तो ये संभावना बन जाती है कि आपको वो हॉबी से क्वेश्चन पूछें और आप उन अच्छे से उसका जवाब नहीं दे पाओ, तो उसके ये आपके अंकों के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। तो अच्छे से आप हॉबी भरिए। जैसे मैंने मेरी हॉबी भरी थी गेम से रिलेटेड, कबड्डी एंड खो खो। तो मैं बिल्कुल तैयार था क्योंकि मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैंने कबड्डी खेली भी है, तो मैं उसके लिए तैयार था। उन्होंने मेरे से कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे कि भाई वर्ल्ड कप में भारतीय कबड्डी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा, महिलाओं में कैसा था। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। जैसे आपकी हॉबी हो सकती है डायरी राइटिंग हो, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइटिंग हो, या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपके उसके संबंध में पूरी तैयारी होनी चाहिए, जिससे आप इंटरव्यू बोर्ड के क्वेश्चंस का
आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकें। मैं खुद ही ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल हूँ। एक्चुअली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के खेतरी तहसील के रवा गांव से, बिल्कुल छोटा सा विलेज है जहाँ पे आज भी इतनी कोई 1 या 2 बस चलती होंगी पूरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। लेकिन वहाँ से मैं निकल के, जैसे मेरे फादर ने मुझे 10वीं तक के एजुकेशन के बाद सिटी में पढ़ने लिए भेज दिया था। फिर मैंने जो ग्रेजुएशन की वो जयपुर से की। जैसे मैंने कहूँगा ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं वो मेहनत करने में पीछे नहीं है, बस उनको समस्या है उनको एक अवसर मिलने की और सही गाइडेंस मिलने की। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अंदर की क्षमताएं पहचानें सबसे पहले, कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज के समय में तो इंटरनेट है। पहले जब मैं जयपुर आया था उस समय ना इंटरनेट था ना कुछ और, तो मेरे जो साथ के दोस्त थे उनके संबंध में मुझे पता लगा कि ये भी परीक्षा होती है। सब उससे पहले सिर्फ मैंने आरएस के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे सिर्फ आरएस का पता था कि भी राजस्थान सरकार में आरएस की एग्ज़ाम होती है और उसमें आपको एक बड़ा पद मिलता है, सिर्फ इतना ही मुझे पता था। उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की, उसमें मैंने सफलता हासिल की। फिर मुझे मेरे जो साथ के दोस्त सेलेक्ट हुए तो मुझे पता लगा सिविल सेवा परीक्षा है, तो उसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो आज के समय जो सबसे बड़ी आपके पास जो ताकत है वो है इंटरनेट पे आप ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं तो आप वहाँ पे घर बैठे यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं। मोबाइल पे अपने वीडियो देखने के साथ मोबाइल में आप अपना PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आजकल तो अगर ग्राम पंचायत लेवल पे भी जो कॉमन सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, उसके साथ ही अगर आपकी छोटे कस्बे हैं तो अगर फ़ोटो स्टेट या प्रिंटर वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ से आप अपना मटेरियल प्रिंट करवा सकते हैं भेज के। तो अब इतना कमियां नहीं रह गई हैं, आप बिल्कुल जुड़ चुके हैं, क्योंकि कई सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन कोचिंग भी जारी करवाती हैं, जैसे विजन IAS है। उसके अलावा मैं कहूँगा डेली नॉलेज ट्रैक के बारे में। मैं खाली टाइम में, जैसे ऑफिस में लंच टाइम में मैं बैठा रहता था तो कई बार मैं डीमोटिवेट फील करता था कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। तो आप डेली नॉलेज ट्रैक पे आप जाइए, वहाँ पे सफल अभ्यर्थियों के इतने इंटरव्यू में आपको लगेगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी बिल्कुल पीछे नहीं है, हम कमी। तो इस संबंध में मैं बिल्कुल डेली नॉलेज ट्रैक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में बिल्कुल योगदान करें। मैं इस संबंध में मेरे सक्सेसफुल दोस्त हैं उनसे मेरी बातें होती रहती थी, तो उन्होंने भी इवन डेली नॉलेज ट्रैक का सहारा लिया था। जैसे पिछले साल संदीप मीना सेलेक्ट हुए थे तो वो डेली नॉलेज ट्रैक पे उनका इंटरव्यू आपको मिलेगा। जैसे पहले रवि सर थे तो उनके GS 3 में 158 मार्क्स आए थे, तो GS 3 में मेरे मार्क्स कम रह रहे थे तो उसमें मैंने डेली नॉलेज ट्रैक पे उनका वीडियो आया। तो जैसे मैंने देखा कि इनके 158 मार्क्स आए तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन खोल के बताई होगी, तो मैंने उनका पूरा वीडियो देखा और एक बार नहीं 3 से 5 बार उनका वीडियो देखा और एक वो जो लाइन बोल रहे थे उसके संबंध में मैंने बिल्कुल मेरी पॉइंट्स लिखे कि भाई मेरी कमियाँ कहाँ रह रही। तो इस संबंध में डेली नॉलेज ट्रैक को बिल्कुल मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ही मुझे काफ़ी मदद मिली और मैं इस सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल हुई। दूसरा, डेली नॉलेज ट्रैक का जो सबसे बड़ा योगदान है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज के संबंध में बैठे हो, लेकिन आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो सकती है, आप डेली नॉलेज ट्रैक को तो आप देख ही सकते हैं। और ये बिल्कुल अगर आप वैसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप डेली नॉलेज ट्रैक को फॉलो कीजिए, उसके अलावा विजन IAS को फॉलो कीजिए और बिल्कुल अपनी सफलता हासिल कीजिए, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना, IAS IPS बनना सभी का एक सपना होता है, ताकि आप भारत सरकार का जो शासन का सबसे उच्चतम स्तर है वहाँ पे आप अपनी भूमिका निभा पाएँ और लोगों की जो समस्याएं दूर करने में आप एक भूमिका निभाएंगे। उससे आपको अंदर से आपको संतुष्टि मिलेगी और आप अपनी लोक सेवा कि जो अगर आप संकल्प संजोए हुए हैं कोई व्यक्ति, तो उसके लिए ज़रूरी है उसको सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करें, क्योंकि एक बेटर प्लेटफॉर्म है लोगों की समस्याएं दूर करने में और लोगों को भला करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में। तो एक सिविल सेवक बन के आप भी अपना सपना साकार करें। इसलिए मैं आगे आने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएँ देता हूँ और डेली नॉलेज ट्रैक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी सफलता की जो मेरी यात्रा रही वो उसमें मेरे भागीदार रहे। तो थैंक यू डेली नॉलेज ट्रैक। आप ऐसे ही और अभ्यर्थियों को भी बिल्कुल गाइडेंस करते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें, मोटिवेट करते रहें। और मोटिवेट करने के लिए मुझे कोई कविता तो नहीं आती, लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप किसी शख्सियत जैसे APJ अब्दुल कलाम सर को और महात्मा गांधी जी को मैं फॉलो करता रहा, कैसे वो अपने एक सामान्य व्यक्ति से राष्ट्रपिता बने और कैसे एक बिल्कुल दूर दराज के गांव से एक व्यक्ति निकल के भारत का सबसे महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति रहे। तो आप उनकी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए और जो मैं बार कहूँगा जो उनकी जो स्टोरी थी एक विंग्स ऑफ फायर वाली, तो अगर आप हो सके तो उसको आप फॉलो कीजिए या फिर
जो उनकी बुक थी इंडिया 2020, और महात्मा गांधी जी की जो भी विचार हैं, आप महात्मा गांधी जी की अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको दैनिक जीवन में नहीं, यूपीएससी परीक्षा के साथ ही आपको इथिक्स के पेपर में भी बहुत ही मदद मिलेगी। इसलिए मैं इसी के साथ मैं अपना वार्तालाप समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक, और आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक।